तो भाई आज का हमारा सिंपल सा सीन है। फ्री विल के ऊपर बात करेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। और तबीयत हमारी ठीक चल नहीं रही है और बहुत टाइम से नहीं चल रही है, और कब सही होगी एक्सपेक्ट करते हैं सही जल्दी हो। जब से ये कोविड की जो सेकंड डेल्टा वेरिएंट जो पकड़ा था जिन जिन लोगों को, बहुत लोग तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो बचे, जो कम उम्र के लोग थे, उनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। बार बार बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोचा एक लेक्चर बनाया जाए, फ्री विल के ऊपर ले आया जाए। ठीक है भैया, तो फ्री विल का हम लोग स्टार्ट करेंगे और होपफुली इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी का एक शुरुआत आरंभ किया जाएगा वो भी। तो देखते हैं कब तक वो भी पॉसिबल होगा। जब तक पूरी तरीके से आई डोंट गेन स्ट्रेंथ, तब तक देखते हैं क्या रहता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट लेक्चर ला सकूँ लाइन पे, बट जब तक जैसे चल रहा है देखते हैं। चलो, तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था भैया प्लेटो एरिस्टोटल क्या कह रहे थे फ्री विल के बारे में, और उनके काम को आगे बढ़ाया, उनके काम को आगे धकेला। जिन फिलोसफर ने, उनका नाम था सेंट थॉमस एक्विनास। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं लेटर सब अलग अलग लिखूं जिससे भसड़ ना हो, समझ में ना आए क्या गोबर राइटिंग लिख गया मैं। तो सेंट थॉमस एक्विनास ने काम एरिस्टोटल का, प्लेटो का, या तुम क्लासिकल मेटाफिजिक्स ले लो, क्लासिकल फिलॉसफी ले लो, सिस्टमैटिक फिलॉसफी ले लो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, तो पहली स्लाइड पे आ जाओ भाई, पहली स्लाइड पे आ जाओ भाई। सेंट थॉमस एक्विनास अटेम्प्टेड टू मर्ज एरिस्टोटल्स क्लासिकल फिलॉसफी विद क्रिश्चियन थियोलॉजी। सीन में तुमको ये बताऊं ऐसा था, अब सेंट थॉमस एक्विनास एक बहुत विचारों विमर्श वाली सिचुएशन में फंस गए थे भैया कि करे तो करे क्या। ठीक है, थियोलॉजी बहुत ज़्यादा तुम समझ लो बड़ी थी, बहुत ज़्यादा उसका बोलबाला था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, शक्तिशाली थी थियोलॉजियन सुनी जाती थी, राजा तक थियोलॉजियंस की सुनता था। मतलब जो तुम्हारे धर्म से रिलेटेड लोग हुए थियोलॉजिस्ट। तुम्हारा इंटेलेक्चुअल फील्ड जो कि फिलॉसफी था छोटा था, उतना बड़ा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। अब क्या था, सेंट थॉमस एक्विनास पड़ गए भैया दुविधा में कि अब हम करें तो करें क्या। एक तरफ इज्जत रखनी है हमको अपने थियोलॉजियंस की भी, अपने उसकी भी, तुम समझ लो अपने धार्मिक लोगों को भी। एक तरफ मेरे को इज्जत रखनी है भाई इंटेलेक्चुअल लोगों की भी, इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से ये सोसाइटी आगे बढ़ रही है, और धार्मिक लोगों की वजह से सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो होल्ड कर रहा है अपने आप को। अब अगर एक के भी अगेंस्ट गए तो भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी है, और थियोलॉजियंस के अगेंस्ट जाना तो मतलब उस टाइम पे समझ लो गर्दन उड़ा दी जाती थी। अब क्या हुआ, इन्होंने तुम्हारी एरिस्टोटल की क्लासिकल फिलॉसफी को थियोलॉजी में घुसेड़ दिया, मैश कर दिया, तो शेक बना दिया, मिल्क शेक बना दिया एक अलग तरीके का, और उसके बारे में बात करनी शुरू करी, जिसमें इन्होंने फ्री विल के बारे में थोड़ी बहुत टिप्पणी करनी शुरू करी। क्या टिप्पणी करनी शुरू करी? ही बिलीव्ड इन एरिस्टोटल दैट ह्यूमंस आर हार्ड वायर्ड with both intellect and will to meet certain general ends which have a general goal of goodness। अब इन्होंने हाथ मिला लिए भैया एरिस्टोटल से, और इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, एरिस्टोटल जो कह रहे थे कि इंटेलेक्ट और विल, इंसान जो होता है, इंसान के बारे में यहाँ पे बात कर रही है, वो बात हो रही है यहाँ पे, क्या करता है कि एक एंड गोल की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कि एक जो एंड गोल है वो गुड है, उसका आउटकम भी गुड हो, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा, भी खुश हम भी खुश। तो इन्होंने कहा कि इंटेलेक्ट, दिमाग, और विल, अपने समझ लो आत्मविश्वास को जोड़ दोगे जब तुम, ठीक है, जोड़ के इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जाता है, और वो आगे अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है या कर सकता है। अब करता है और कर सकता है में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस। उन्होंने कहा विल इज अ रैशनल डिजायर, ये याद रखना थॉमस एक्विनास की फ्री विल के बारे में इन्होंने जो कहा, डिवाइड कर दिया। विल क्या है? रैशनल डिजायर है भैया। रैशनल डिजायर एक ऐसी डिजायर जो कि जो सेटिस्फैक्टरी तुमको प्रिमाइज दे रही है, एक ऐसी डिजायर जो रैशनल है, जो सही है, अपने में सही है। ठीक है, will is a rational desire, one cannot move towards something which does not appear to be good at that time। अब इन्होंने कहा कि भैया देखो, विल जो होती है वो एक ऐसी चीज है जो एक डिजायर तो है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार उसको फुलफिल किया जाए, हर बार उसको
मीट किया जाए, हर बार उस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्योंकि अगर हर बार वो बढ़ा जाएगा उस डायरेक्शन में तो वो फ्री कहाँ से हुई, वो विल फ्री कहाँ से हुई, तो फ्री विल नहीं हुई ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसके साथ आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, दोस्तों के साथ पार्टी करना ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम इम्तिहान आ रहे हैं मेरे, समझ रहे हो। अब वो वाली जो चीज़ है, वो जो कन्फ्यूजन है, विचारों विमर्श वाली सिचुएशन है, वहाँ तुम्हारी विल आती है, जो कि हो सकता है उस प्रेजेंट सिनारियो में सही नहीं हो, लेकिन भैया ये भी है कि नहीं करेंगे, अगर वो सही नहीं है, गलत जा रही है तो उसको हम नहीं छुएंगे। फिर यह है फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम पे इन्होंने कहा फ्रीडम इज अ मीन्स टू मूव टुवर्ड्स दैट एंड विद सम सर्टेनिटी। अब फ्रीडम वो चीज होती है, फ्रीडम को इन्होंने रिलेट किया सर्टेनिटी टू सर्टेनिटी सम। अगर पूरी तरीके से सर्टेनिटी होगी कि ये जो मैं काम करूंगा इसका आउटकम यही रहेगा, 100% यही रहेगा, तो वो फ्री कहाँ से हुआ। फ्री तो वही हुआ ना, तुम्हारे पास तरीके के ऑप्शन है, हो सकता है 97% सही हो सकता है 98% सही हो सकता है 99.99% सही हो, लेकिन 100% कभी कंप्लीट या सेटिस्फाइड नहीं होगा वो। समझ रहे हो, इसके बारे में इन्होंने टिप्पणी दी। अगर यही चीज हो गई, सेटिस्फाई हो गया, तो फ्री कहां से हुआ, फ्रीडम नहीं आई ना। कुछ ना कुछ तो उसमें सर्टेनिटी भी रहनी चाहिए और अनसर्टेनिटी भी रहनी चाहिए, जिससे कि वो एक बायस्ड सिनेरियो क्रिएट हो। अब आगे बढ़ते हुए, अकॉर्डिंग टू एक्विनास आवर विल इज फ्री सिंस इट इज नॉट फिक्स बाय नेचर और एनी अदर थिंग। हमारी विल इसलिए फ्री है क्योंकि उस पर 10 तरीके के कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, कोई रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं, समझ लो, कोई नियम नहीं लग रहे हैं उसके ऊपर कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बाइफरकेशन नहीं है कि एक ये मास्टर रूल है और उससे 10 तरीके के तुम्हारे निकल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है ये। अगर फिक्स होती तो फ्री कैसे होती भाई। अगर फिक्स कर दोगे तुम उस चीज को तो फ्रीडम तो गई ना उसकी। फ्रीडम मतलब ही अलग अलग आउटकम्स, अलग अलग सिचुएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग। आगे, द अनसेटिस्फैक्शन ऑफ विल टुवर्ड्स द एंड गोल इंडिकेट्स इट इज फ्री एंड नॉट फिक्स टू हैव द सेम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। अब इसको समझना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी एंड गोल होता है उसमें कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं होता। जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, इसने डिसाइड किया कि भाई हम करेंगे यूपीएससी किया, वो गया, उसकी रैंक कितनी है 16, ठीक है, उसकी रैंक आई 16। अब अनसेटिस्फाइड है वो, मेरी रैंक 1 क्यों नहीं है, रैंक टॉप 10 में क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा अनसेटिस्फैक्टरी रहते हैं, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी अगर तुम देखोगे, शोपेनहावर इन लोगों ने कहा कि कभी भी तुम खुश नहीं रह सकते हो, डिजायर लीड्स टू सफरिंग और अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑल्सो लीड टू सफरिंग। शोपेनहावर के लेक्चर देखो जाके, नहीं देखो तो शोपेनहावर के। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं वो कि यही हो रहा है, तभी तो हम फ्री हैं, तभी तो ये अनसेटिस्फैक्शन ही तो फ्रीडम है। फिर उन्होंने कहा What appears good to us may change in the near future intrapersonally। चलो ठीक है, तुमको आज कोई चीज, उस बंदा जिसने यूपीएससी दिया, आज वो रैंक 16 अच्छी लग रही है, भाई नाम हो गया रैंक 16, बहुत बड़ी बात है। कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद, जब वो होता है जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की ट्रेनिंग होती है, लबासना या मसूरी में जाके उनके साथ खड़ा हो रहा है, बात कर रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है यार उनमें तो ऐसा कुछ खास नहीं, उसकी साले की रैंक 1 कैसे आ गई। तब उसको खनकती है कि भाई यार मेरे तो रैंक 16 नहीं, रैंक 1 आनी चाहिए थी। तो तुम्हारा जो गुड था उस टाइम पे, जो तुम समझ रहे थे ये गुड है, अब वो टूट गया। और वो क्या हुआ, इंट्रापर्सनली मतलब अंदर से कोई भी चीज उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, एक्सटर्नल या कोई भी और फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, वो चीज अंदर से आ रही है, तुमको अंदर ही अंदर ये चीज लगी, ठीक है। बहुत, अब इसमें ये मत कहना यार अब भैया या सर वो तो बाहर से देख रहा था उसको, तो उसके अंदर जो है चीज इन्फ्लुएंस तो हो रही है ना, इन अ नटशेल, ठीक है। वैसी इन्फ्लुएंसेस की बात नहीं हो रही है, वैसे फैक्टर्स लोगे तो हर चीज में एक पैराडॉक्स दिखेगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल सिनेरियो की बात हो रही है कि इंट्रापर्सनली अंदर से यार ये तो मेरी रैंक 1 भी आ सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रूव द विल इज नॉट forceful by something, Aquinas came up with 3 ways to which the will might reject an attractive option। अब क्या है कि ये प्रूफ करने के लिए अब लोग इन पे कह रहे थे, बहुत सवाल उठ रहे थे कि विल एक फोर्सफुल चीज है, किसी फोर्सफुल चीज की वजह से विल इजाद हो रही है, विल निकल के आ रही है, ठीक है, या विल को फोर्स किया जा रहा है।
कि भाई यही होगा, जो तुम्हारे अंदर की विल, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता, जो भी निर्भरता होगी, आत्मशक्ति कह लो, विल पावर। तो इन्होंने इस पे ये कहा कि मैं 3 चीजें दूंगा जिससे ये तुम्हें पता लग जाएगा कि विल हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, विल को हर चीज अट्रैक्टिव नहीं लगती है। क्योंकि अगर हर चीज अट्रैक्टिव लगने लग जाएगी, हर चीज की तरफ विल बढ़ने लग जाएगी, तो फिर मायने इस सब का मीनिंग ही क्या हुआ, फ्रीडम का मीनिंग ही क्या हुआ भैया, सब तो तुमने छीन लिया। तो इन्होंने इन 3 चीजों के 3 ऑप्शंस के बारे में बात करी। पहला ऑप्शन, इट फाइंड, ये ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जरूरत पड़ सकती है कभी भी। पहला ऑप्शन, इट फाइंड अदर मीन्स या अदर ऑप्शंस मोर अट्रैक्टिव। एक तुम रास्ते पे चल रहे थे कि ये रास्ता मेरे को चलना है, ठीक है, अचानक से तुमको ये रास्ता बड़ा अच्छा लगने लग गया, तो तुम इस रास्ते पे चलने लग गए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन या तो हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो उस पहले ऑप्शन को उसने छोड़ दिया। इससे ये पता लगता है कि भाई ये नहीं मत समझो कि वो जो समझ, वही एक जो रास्ता है वही एक रास्ता है, पास्ता बोलना, वही जो एक रास्ता है वही एक रास्ता है, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। नहीं, अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे पे जाओगे। दूसरी चीज, इट थिंक्स दैट सम सर्कमस्टांसेस मोर फेवरेबल एंड दिस हैपेंस टू इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब क्या है, चल तो तुम उसी पे रहे हो, ठीक है, अब क्या है, तुम इसी पे चल रहे हो, इसको तुमने नहीं लिया, इसको चलो हटा दो, ठीक है, उसी पे चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार अगर वो लिया होता तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छा होता। और वो तुम्हारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब हो सकता है तुम्हारे खुद के कोई एक्सपीरियंसेस हो जो उसको इन्फ्लुएंस में है, जो कि एक टाइम पे एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस थे लेकिन अभी इंटरनली हो सकता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तुमको बहुत समझा रहे हैं कि भाई इस रास्ते पे चलना गलत है, तो वो भी हो सकता है। तीसरा इन्होंने बोला, अ पर्सन इज स्वेड अवे इमोशंस टू चूज अदर ऑल्टरनेटिव्स विद द इफेक्ट ऑफ मूड। भैया ये हो सकता है कि तुम गुस्से में हो, तो तुमने बोला कि ना तो मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा, मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा, मैं तो गुस्से में आ गया हूँ, या मैं पीसफुल हूँ, या मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मैं एंग्शियस हूँ, ठीक है, अब मेरा मूड कैसा है, मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, तो वो भी जो तुम्हारा विल है वो इफेक्ट कर सकता है। विल क्या अच्छी होगी बुरी होगी, तो ऐसा धोखा दे दिया किसी ने, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, अब मैं इस धोखे में कभी नहीं पढ़ूँ, क्योंकि तुम एक अंदर तुम्हारे वेंजेंस है, गुस्सा है, तो गुस्सा सही जगह चैनल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात, गुस्सा मैं भी कर देता हूँ, लोग भी कर देते हैं, और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि उस वक्त तो तुम कर दो, लेकिन बाद में जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और रिपरकशंस होते हैं, उसके जो आउटकम्स निकल के आते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए छाप छोड़ देते हैं और उसका तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो ये था हमारा लेक्चर, और अनाउंसमेंट्स तुम्हें कर ही दी हैं जो करनी थी। देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, आगे तो बढ़ ही रहे हैं। माइक हमारा नया आ जाएगा होपफुली, मंगाया है, आप लोगों की कृपा से आप वीडियो देखते हैं तो उससे जो मोनेटाइजेशन से थोड़ा बहुत आता है, जो कि 500-600 के करीब आया है इतने दिन में, तो उससे एक भैया माइक ही ले लिया जाए। तो माइक ले रहे हैं हम, तो देखते हैं, और ऑडियो होपफुली सही अच्छी होगी। तो तब तक के लिए आप भी क्या करेंगे पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, कटेंगे, हम भी कट्टे काम पे लगते हैं। चलो भैया लग जाओ काम पे।